जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज देश जिस मोड़ पर आकर खड़ा है वो बेहद महत्वपूर्ण मोड़ है। दुनिया के विकसित देशों में हमारा नाम आने लगा है। दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से भारत एक अर्थव्यवस्था बन गया है। हमारे देश के उद्यमी लगातार प्रगति कर रहे हैं। एक एक स्तर पर हमारे देश की जो उद्यमिता की संभावनाएं हैं उसको तलाशा जा रहा है। हमारे यहाँ जो संसाधन हैं उसे प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह से विदोहित किया जा रहा है। ऐसे तमाम विषय हमारे सामने हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था, देश की ताकत दिनों दिन उत्तरोत्तर बढ़ रही है। आज जिस विषय पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, सरकार की वह योजना है जो लोक कल्याणकारी है और देश के विकास में सार्थक भूमिका निभा रही है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा भाग आदिवासियों का है, ट्रैवल का है। ट्रैवल स्वाभाविक रूप से बड़े पुराने समय से पिछड़ा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रैवल के लिए खास करके बड़ी योजना लाई है। साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग है, विश्वकर्मा वर्ग, जो इस देश में पहले से ही भूमिका निभाता रहा है, आर्टिजन है। ऐसे तमाम विषयों पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं आप श्रीमान विनोद कुमार अग्रवाल जी हैं। विनोद जी स्मॉल इंडस्ट्री झारखंड के आप उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसाले की कंपनी है पैरट मसाला, आप उसके प्रोप्राइटर हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं आप श्रीमान मृत्युंजय शर्मा जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विभिन्न विषयों पर आपकी पकड़ और पहुंच बेहद महत्वपूर्ण है। आज ये भी हमारे स्टूडियो में है। हमारी दाहिनी तरफ आप श्रीमान रविनाथ झा हैं। रविनाथ जी नालको एक भारत सरकार की कंपनी है, उसके स्वतंत्र निदेशक हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप श्रीमती जी पार्वती मुंडा जी। आप चाईबासा जो ईस्ट सिंहभूमि में पड़ता है, इस सिंहभूमि है, उसी में डुमरिया एक प्रखंड है, उसकी आप जिला पार्षद सदस्य हैं। आप तमाम एक्सपर्ट का, जानकारों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। विनोद जी, जब हम चर्चा करते हैं सरलीकरण का, व्यापार के सरलीकरण का और व्यवस्थाओं के सरलीकरण का, तो सबसे पहली बात तो योजना पर आकर के टिक जाते हैं। सरकार तो योजना, ऑलरेडी सारी सरकारें योजना लेकर के आती है, लेकिन इस सरकार में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका बेहद वैज्ञानिक तरीके से सरलीकरण किया जा रहा है या किया गया है। आम लोग इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम है, चूँकि मैं विगत 50 वर्षों से जी उद्योग जगत से जुड़ा हुआ हूँ। सरकार जो भी योजना लाती है और जब भी लाई है, वो योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं अपने आप में, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, जी उस पर ही मेन फोकस करने की ज़रूरत है। अभी जैसे हमारे आदिवासी भाइयों के लिए या छोटे छोटे उद्योगों के लिए DIC के माध्यम से सरकार ने एक योजना लाई है कि आप कोई भी मशीन खरीदें, कोई भी प्रोजेक्ट लगाएं जी, 1 करोड़ रुपया तक का फिनांस वो करेगी, गवर्नमेंट करेगी और उसका DIC बैंक को आपका प्रपोजल जो है वो DIC वाले बैंक वालों को फॉरवर्ड करेगी और उस पर 33% सब्सिडी है। आपको कहीं भी नहीं जाना है, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है, ना कहीं जाना है। DIC वाले आपके एप्लीकेशन को सेंट्रल भेजेंगे और सेंट्रल से वो 33% सब्सिडी आपको प्राप्त होगी। अब ये चीज़ है कि आदिवासी भाइयों को इस चीज़ की जानकारी कितनी है, नहीं है, वो जानकारी देना तथा वो DIC ऑफिस तक पहुँचें और DIC ऑफिस से अपना लाभ सुनिश्चित करें। इसके अलावा MSME रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक अभी स्कीम निकाला है भारत सरकार के कहने पर
कि CGTMSE स्कीम बोलते हैं इसको। जी जी। इसमें 5 करोड़ रुपया तक का फिनांस कोई भी उद्योग जी विदाउट एनी कोलेटरल ले सकता है, लेकिन इसमें बैंक वालों की थोड़ी मनमानी चलती है, उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी बैंक वाले देना नहीं चाहते हैं। मृत्युंजय जी, बड़ी अच्छी विनोद जी ने बात कही कि सरकार की तो जितनी भी योजनाएं होती हैं वो लोक कल्याणकारी योजनाएं होती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी होती है जब लोग जा कर के सारी योजनाएं जा कर के बैंक के मुहाने पर अटक जाती है। तो इसके लिए सरकार ने कोई इधर के दिनों में कोई नई स्कीम, नई योजना लेकर के आई है? मेरे ख्याल से जो ये वर्तमान की सरकार है, इसका एक अभी लेटेस्ट जो आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो PM जनमन योजना आई है, उसमें भी वो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि वो सैचुरेशन मोड पे काम करेगी। सैचुरेशन मोड का मतलब क्या है? कि बहुत सारे स्कीम्स हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर का सैनिटेशन के कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सारे जो कार्यक्रम हैं, स्कीम्स हैं, ज़्यादातर क्या होता है, अगर 100 कस्बों के लिए लेट्स से वो टारगेटेड है, तो जिनमें आसानी से पहुंच सके ऐसे 95, 96, 97 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन लास्ट के वो जो एकदम दुर्गम क्षेत्र है, वो 2-3 कस्बे ये सारे स्कीम्स में शायद अछूते रह जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या कहा कि इन सारे स्कीम्स के जो ये अनसैचुरेटेड एरियाज हैं, इनको हम क्लब करके एक स्कीम बनाते हैं जिसको PM जनमन स्कीम कहा गया। और इसमें स्पेसिफिकली कहा गया कि जो हमारे PVTGs है, इनफैक्ट ट्राइबल एरियाज में भी अब बहुत जगह बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी हो गई है, चाहे रोड्स की हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, लेकिन जो PVTGs कम्युनिटीज है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो आपको पता है कि ट्राइबल में भी सबसे पिछड़े जो ऐसी जनजातियां हैं, झारखंड में भी वैसे करीब 8 जनजातियां हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इन जो 8 जनजातियों के जितने कस्बे और समूह हैं, इसमें जितनी भी मेजर स्कीम्स है, 11 जो मेजर स्कीम्स हैं, ये सारी की सारी पहुंची हैं कि नहीं, अगर नहीं पहुंची है तो सारी पहुंचनी है। और इसके लिए 9 मिनिस्ट्रीज आपस में मिलकर काम कर रही है ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ, कि ये सैचुरेशन मोड पे काम हो सके। बड़ी अच्छी बात कही मृत्युंजय जी ने। तो इस दिशा में सरकार ने जो पूरी की पूरी योजना बनाई है, वो जमीन पर कैसे उतरते हुए आप देख रहे हैं, रवि जी? देखिए, जैसा कि मृत्युंजय जी ने कहा अभी PM जनमन योजना की जी, तो इसमें 9 मंत्रालय मिलकर के काम कर रहे हैं, और इसमें मुख्य रूप से जो जनजातीय आबादी है, जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार तक है, वो शायद 75 जनजातियों को उन्होंने उसमें करेक्ट लगभग 75 जनजातियों को सरकार ने वर्गीकृत किया है। ये ऐसे जनजातीय समूह हैं या आदिम जनजाति हैं जिन तक विकास का किरण जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पाया। सरकार का मेन ध्यान इसी पर है कि कैसे हम उन तक भी विकास का किरण पहुंचाएं, और इसको लेकर के सरकार ने 24,000 करोड़ रुपया का जो जनमन योजना है ये शुरू किया है, वो आवंटित किया प्रथम फेज में। और ये 24,000 करोड़ रुपया जो है ये देश के 19 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 220 जिले लगभग हैं। उन 220 जिलों में ये काम करेगा ये योजना, और उन 220 में लगभग 22,000 गांव हैं, जिसमें लगभग 28 लाख जनजातीय परिवार को इसका लाभ मिलेगा। अब इसका कार्यान्वयन कैसे हो, इस दिशा में भी प्रधानमंत्री जी ने इसको PM गति शक्ति एक पोर्टल बन रहा है, उस पोर्टल के माध्यम से और एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से इसका इम्प्लीमेंटेशन जो लाभुक है वहाँ तक पहुँचे, तो उस दिशा में कार्य लगातार सरकार कर रही है। और मुझे लगता है कि ये अपने एक प्रकार का एक अनूठी योजना है, जिसका यदि सही रूप से कार्यान्वयन हुआ तो इसका लाभ वैसे लोगों को भी मिलेगा जो अभी विकास की मुख्यधारा में नहीं जुटे हैं। मतलब कुल मिला जुलाकर यदि दीनदयाल जी का जो अंत्योदय का जो था कि समाज का जो अंतिम पंक्ति तक खड़ा जो लोग हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। और प्रधानमंत्री जी का शुरू से ही नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो ये सबका विश्वास, सबका विकास के लिए हमको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। और इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन की जो बात आ रही है, वो सैचुरेशन मोड में जो करने की बात आ रही है, उस पर सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। पार्वती जी, आप तो जिस जगह से आती हैं वो जगह भी काफ़ी, मतलब आपकी दृष्टि से और मेरी भी दृष्टि से काफ़ी वो दुर्गम क्षेत्र है।
आपके क्षेत्र में क्या ट्रैवल की स्कीम या इस प्रकार की योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? कैसे लोगों को मिल रहा है? सबको जोहार। मैं डुमरिया क्षेत्र का जिला परिषद, मैं आदिवासी क्षेत्र में 16 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन सरकार की जो स्कीमें आती हैं सही ढंग से सरकार तक नहीं पहुँच पाती है, मतलब गांव तक नहीं पहुँच पाती है। क्योंकि हमारा क्षेत्र में ज़्यादातर हमारा क्षेत्र के लोग लकड़ी बेचते हैं, पत्ता बेचते हैं, ईटा भट्टा दरवाज़ा बंद करके जाते हैं, 6-6 महीना नहीं रहते हैं। मैं उस जगह से हूँ और मैंने आज सेवा किया, सेवा का माध्यम से मैं आज जिला परिषद बनी हूँ। और सरकार की जो अभी हमारे जो नरेंद्र मोदी जी 24,000 करोड़ जो ये स्कीमें आदिवासी भाइयों के लिए लाए, इसको अगर सही माने में सही ढंग से सही तरीक़ा से अगर काम किया जाए तो हमारे एक एक गरीब के सामने पहुंचना चाहिए और अच्छे ढंग से काम होना चाहिए, तब हमारा गरीब आदिवासियों का कुछ विकास होगा। अभी के दौर में, अभी जस्ट वर्तमान में आपके माध्यम से भी कुछ योजनाएं तो हुई है ना? अभी हमारा माध्यम से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो श्रम विभाग है, मैं 18 से 22 तक काम की, उसमें आदिवासी संगठन मेरा 39,000 है। 39,000 संगठन में सरकार की जो भी स्कीमें हैं, 39,000 व्यक्तियों का संगठन है मेरी, और उसमें मैं घर घर गली गली किसी का कार्ड नहीं बनाई हूँ, ऐसा नहीं है। जितना आदिवासी भाई लोग हैं 39,000 संगठन है मेरी, और उसमें सरकार का जो भी स्कीमें आती हैं मैं घर घर पहुँचाती हूँ। कुदाल से लेकर बीजा तक जो भी मुझे मिलती है सरकार की, अनुदान हो या इस तरह का कुछ अंशदान हो, लेकिन मैं इस पर काम करती हूँ। तो कैसे आपको ये प्रेरणा मिली, कैसे आपने काम किया? मैंने काम का रुझान इसलिए लिया कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी गरीब हैं, उन लोग को कुछ नहीं मिल पाती है, इसलिए मैंने इसको जोश में आके मैं काम की। एक तो मैं विडो महिला हूँ, मेरी 4 बच्ची है, इसको पालने में ही मुझे बहुत परेशानी रहती है जी। उनके बावजूद भी मैं 39,000 का संगठन बनाई, सरकार की तरफ से कार्ड बनाई, और कार्ड के माध्यम से मैं सरकार की सारी स्कीमें गली गली घर घर पहुंचाए, और आज मैं आप लोग के सामने जिला परिषद के रूप में उपस्थित हूँ। अच्छा, जैसे चर्चा जो हो रही है और चर्चा जिस प्रकार से हुई है, जैसे मैडम ने बताया, मृत्युंजय जी ने भी बताया, तो बैंक तो चलो, बैंक पर तो कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाए, व्यवस्था की जाए तो वो तो, लेकिन कुल मिलाकर के जो पहले के जो दौर था, मतलब कई चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थी जो आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी, तो उसमें तो वो सरलीकृत हुआ है थोड़ा सा। हाँ, सरलीकरण हुआ है, हर चीज़ में हुआ है जी। सरकार ने हर लाइसेंसिंग है, बैंक का फाइनेंस है, DIC वगैरह का जो काम है उसको सबको सरलीकृत किया है जी। पहले क्या होता था कि आपको DIC से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि आप छोटा उद्योग चलाना है या बड़ा उद्योग चलाना है। अभी क्या, आप सरकार के पोर्टल पर जाइए, डायरेक्ट आप 4 ठो डिटेल डालिए, आपको एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा कि आप उद्योग चला रहे हैं। मतलब अब ऑनलाइन हो चुका है, मैक्सिमम काम ऑनलाइन हो चुका है, इसका लाभ भी लोग ले रहे हैं। लेकिन हमारे आदिवासी भाइयों को आदिवासी क्षेत्र में वो सरलीकरण और वो लाभ पहुँचे, इसकी अभी भी ज़रूरत है। मतलब जैसे इसके लिए DIC भी बहुत काम कर रही है, डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। तो वहाँ जैसे मैंने बताया कि आप 33% तो सब्सिडी है, वो 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से तुरंत मिल जाएगी। आप कोई भी मशीन लगाइए, कोई प्रोजेक्ट बनाइए, कोई फैक्ट्री छोटा मोटा उद्योग चलाइए। तो देहातों में बहुत संभावनाएं हैं। जैसे आज देहात में मैं इनको मैडम को बताना चाहता हूँ कि इनके क्षेत्र में इमली बहुत होती है। जी, होती ही है जी। तो आप इमली से आधारित छोटा मोटा उद्योग, वहाँ उसकी मशीनें 30 लाख 40 लाख तक बहुत बढ़िया मशीनें मिल जाती हैं, मैंने 10 लाख में भी मिल जाएगी जी। तो वो आप DIC से फाइनेंस करवाइए जी। और वहाँ पर उसका उद्योग लगाइए। हमारी इमली, विशेष करके सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट की इमली और साउथ जाती है और वहाँ प्रोसेसिंग होकर फिर हमारे यहाँ आती है बिकने के लिए, तो क्यों नहीं हम वहाँ पर ही लगावें। अभी मैं आत्मनिर्भर भारत की तरफ से जी। मैं अपना क्षेत्र में 90 गांव 28 टोले हैं, तो वहाँ इमली, महुआ, चिरौंजी
हरतकी, Yes. इंद्रजोग, ये सब काफ़ी मिलते हैं। हाँ। और खुद मैं 95 में लाइसेंस भी बनाई थी, हाँ। तो गरीबी के चलते मैं उसको चला नहीं पाई। तो भी आदमी आत्मनिर्भर भारत की ओर से मैं 7 कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग खोल रही हूँ। दिसंबर 20 से 25 के बीच में इसका शिलान्यास है। तो और ये इनको सब सारी की processing- सारी इनका processing मतलब करके ये इनको बाहर कहीं भेजना ना है। कहीं, ये कहीं ना कहीं सरकार की योजना, सरकार की स्कीम और सरकार का जो सकारात्मक सोच है, सरकार का जो सकारात्मक सोच है, उस सकारात्मक सोच के कारण ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती दिख बिल्कुल, रही हैं। बिल्कुल। मृत्युंजय जी, आपका इस पर क्या मतलब कहना है? बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें एक जो स्कीम्स हैं, आप देखेंगे स्कीम ब्यूरोक्रेसी बनाती है जो दिल्ली में कमरों में लेट्स से बैठे होते हैं। तो स्कीम्स आप कोई भी शायद उठा ले 1950 से लेकर अभी तक, तो सारी अच्छी स्कीम्स होंगी। हाँ, सब बढ़िया लगता है सबके देखने में। इंटेंशंस अरे बहुत ये हो अच्छे गया, होते वो हो हैं। गया। सबके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, सब में एक बहुत बड़ा आउटले होता है फंड का। सब एकदम जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, दलित्स हैं, आदिवासी हैं, उनको टारगेटेड होते उसी हैं। को टारगेट करके बनाती ही हैं। होती है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी स्कीम के सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने में, वो उसका इंटेंट और उसके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। तो एक तो है कि हमने स्कीम्स बना दिए, अब स्कीम्स कहाँ तक पहुंच रही है उसको हमने मॉनिटर करना स्टार्ट किया। जब आप मॉनिटर करना स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लैकुना हैं, बहुत सारे गैप्स आ रहे हैं। फिर आप उस गैप्स को फिल करने के लिए स्कीम्स में आप नए नए मॉडिफिकेशंस लाते हैं। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारे जो स्कीम्स होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए भी आपको एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें लोन्स मिलते हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन होता है, उसमें सब्सिडी मिलती है। आप देखिए, आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ बैंक अकाउंट्स की आप संख्या देखिए, है ना। बैंक अकाउंट एक प्रिविलेज था बहुत बड़े लोगों के लिए, शायद 10 करोड़ भी नहीं होगी बैंक अकाउंट की संख्या। तो ज्यादातर जो अपनी 90% जनता है उसके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, तो लोन कहां से लेगी वो? लोग ये मान करके चलते थे कि मेरे पास तो पैसे तो 400 रुपए है, वो बैंक अकाउंट खोल कर करेंगे क्या? बैंक में घुसने में उनको लगता था कि ये तो मेरे लिए जगह है नहीं। आज आप ये जो लोन्स दे भी पा रहे हैं, अगर छोटे लोन्स भी दे पा रहे हैं, लेट्स से आप पीएम विश्वकर्मा योजना की बात करें, आप लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। इसके पहले वो जो कोविड के दौरान एक जो ठेले खुमचे वालों के लिए एक स्कीम आई थी, इनफैक्ट 10,000 की, 20,000 की छोटे लोन्स, आप इनको दे कैसे पा रहे हैं? क्योंकि आपने इतना बड़ा जनधन योजना का एक स्कीम चलाया जिसके माध्यम से आपने देश के हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोल दिया। वो अगर सोच नहीं होती, उस समय बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बैंक अकाउंट खोल के क्या होता है, बैंक अकाउंट खुलने से क्या हो जाएगा, लोग अमीर थोड़ी हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए आज उसका असर, उस फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण आज आप उनके अकाउंट्स में उनका सब्सिडी भेज पाते हैं, चाहे उज्ज्वला का हो, आप उनका नरेगा का पेमेंट भेज पाते हैं, आप उनको लोन्स ऑफर कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, और यहीं पे वो सोच की फर्क आती है मेरे ख्याल से। और रिवोल्यूशन आया, वो मुझे लगता है बिल्कुल आया। वो जो था, वो जो स्टेप था गवर्नमेंट का, वो मुझे लगता है कि एक रिवोल्यूशन की तरह था। आप जनधन देखें, इसके अलावा आप दूसरे सेंस में आप जो मोबाइल का पेनिट्रेशन है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, दोनों को जो कंबाइन किया इंडिया ने, और उसके बाद यूपीआई जैसी एक जो इतनी इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम जो लाया, जो पूरा आज विश्व अप्रिशिएट कर रहा है। आप सोचिए, आज यूपीआई के माध्यम से कहीं भी किसी सुदूर इलाके में बैठा एक व्यक्ति एक स्मार्टफोन से कहीं भी पेमेंट दे सकता है, ले सकता है। उन लोगों को पहाड़ से उतर के बैंक तक जाने के लिए 3 दिन लग जाते थे, जिन लोगों को 100 रुपए देने और निकालने में, आज वो एक क्लिक पर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये बन गया है, ये एक बहुत स्ट्रांग बेस होता है। ये किसी बच्चे के, जैसे आप बोलते हैं ना कि दूसरी तीसरी चौथी तक अगर उसका बेस मजबूत है तो आगे अपने आप वो पढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से ये बेस बहुत मजबूत हो गया है, और उस पर मल्टीपल स्कीम्स आप लेते आ जा सकते हैं, और सारे के सारे स्कीम्स सक्सेसफुल होंगे। हाँ, आर्थिक जब प्रगति की बात की जाती है रवि जी, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है, बट है बहुत प्रभावशाली। क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। आर्थिक क्षेत्र के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल क्रांति जो आया, ये इतना प्रभावशाली रहा कि यदि आप कल्पना कीजिएगा, मृत्युंजय जी की बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि कोविड काल में यदि जनधन अकाउंट्स नहीं होते तो इतने करोड़ों लोगों को ये मदद कैसे पहुँच पाती। और ये जो भी वैक्सीनेशन वगैरह ये सब जो हुआ, इससे सब मोबाइल के थ्रू ही हुआ, सबका नाम आया मोबाइल ऐप में, ये कीजिए, नाम कीजिए। तो ये एक प्रकार से जो डिजिटल क्रांति है, उससे योजनाओं का जो आप सरलीकरण की बात कर रहे थे, उसने काफ़ी हद तक सरलीकरण किया है। अब लोन मिलने में जो अकाउंट है सबका, तो लोन मिल जाता है। मुद्रा योजना है, इस वजह से सरलीकरण हुआ, क्योंकि वो युवाओं को प्रेरित करता है, और ये हम डिजिटल क्रांति के कारण ये सब संभव हो पाया। तो निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति में इन सब चीज़ों का काफ़ी योगदान रहा, और कोविड काल
को यदि हम केवल कल्पना करें कि यदि उस काल में यदि ये जनधन अकाउंट नहीं होते तो हम कैसे डीबीटी के माध्यम से कैसे भेज पाते सबको। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार का ये है योजना रहा जो लोगों को लाभ पहुंचाया। मैडम, आपके क्षेत्र में जो आदिवासी भाई बहन हैं वो कोई नया एंटरप्रेन्योर या नई कोई योजना, जैसे आपने बताया क्या कि हमने 3-4 स्मॉल इंडस्ट्री हमने शुरू करने की, और कोई लोग हैं जो सरकार का लाभ लेकर के काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में? अभी हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जो आत्मनिर्भर भारत में जो छोटे छोटे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब हमारे क्षेत्र में महिला ग्रुप को जोड़ा गया है। ये लोग कुछ कुछ इनकम कर रही है। जैसे अचार, वो हम लोग टीवी में देखते हैं तो महिला लोग बोलती है कि जब तक आपने नहीं खोलती हो अपना इंडस्ट्री तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे। तो अभी हम लोग अचार वाला, मोमबत्ती, अगरबत्ती, ये सब हम लोग आपस में करके अपना हाट बाजार में शुरू कर दिए हैं। स्वयं सहायता स्वयं समूह सहायता समूह की तरफ से हम शुरू करवा दिए हैं, ताकि उस रोजी रोटी उसको 2 शब्द मिले, और उसके बाद बच्चे को लेकर के उसको 6-6 महीना गुजरना ना पड़े, क्योंकि बच्चा अनपढ़ हो जा रहा है। इसी को रोकथाम करने के लिए मैंने इतना डुमरिया के लिए जोर लगाई हूँ कि आदिवासी भाइयों को कैसे आगे लाएं। आपका योजना जो है, आपकी जो काम करने का तरीका जी। है, उससे लोगों को लाभ मिल रहा है? उसमें हम लोग तो अभी 20 दिसंबर से चालू करने वाले हैं, और इसमें एक फैक्ट्री में 300 महिला जोड़ रहे हैं हम। तो 2100 महिला को 7 फैक्ट्री में छोटा मोटा जो हम लोग करने जा रहे हैं। एक है अचार, एक है तेल, ये जो महुआ का जो तेल, एक है इमली का आपका ये चॉकलेट, उसका जेली, दूसरा है अचार, एक है साल पत्ता, काफ़ी है डुमरिया में, वो साल पत्ता का मशीन बैठाएंगे। इस तरह करके 7 गो हम लोग फैक्ट्री कर रहे हैं, ताकि महिलाएं भट्टा ना जाएं और वहाँ छोड़ करके इधर उधर ना जाएं, तो उसमें 2 पैसा महिलाएं भी घर बैठे कमा सकती है। ये स्थानीय स्तर पर रोजगार उनको स्थानीय स्तर में, और वो भी दूरी पर, एक जगह नहीं बैठा रहे हैं। 90 गांव 28 टोला दूरी में है जी। तो दूरी को डिफरेंस में खोला जा रहा है, ताकि महिलाओं को दूर ना जाना पड़े। तो ये जो 90 गांव जो आपने बनाया है, ये आपके जिला परिषद का जो क्षेत्र है उसमें जी। तो एक ही स्थान पर नहीं खोल रहे हैं, डिफरेंट, ये महिलाओं को उतना दूर जाना नहीं पड़े। अभी 10 पंचायत है, तो 10 पंचायत में जो सामने गांव है 10 to 15 ठो, तो उस जगह खोला जा रहा है। इस टाइप का 7 को खोला जा रहा है। अच्छा, जैसे सर इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, और इस प्रकार की जो बातें हो रही है, ये तो बिल्कुल नया है। हाँ, बहुत डेवलपिंग है, काम है। और ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया है इस क्षेत्र में, इसका ये प्रतिफल है। बिल्कुल। ये क्रांति कैसे हुई? ये क्रांति ऊपर से ही आई है ना जी, मोदी जी ने भेजा है। मोदी जी ने भेजा है क्रांति। अब है कि उस क्रांति को हम कहाँ तक पकड़ के और उसका लाभ ले, जी, वो तो हम ही करना पड़ेगा ना। इसको कैसे तेज किया जा सकता है? तो मैं बताया ना कि जैसे मैडम है, मैडम और वहाँ पर 10-20 लोगों को अपने साथ जोड़ के उनको ट्रेनिंग दे कि भाई तुम भी आओ साथ में, तुम 10-20 जन का और ग्रुप बनाओ। आप जैसे मैडम बोलिए कि हमने 9 यूनिट या 10 यूनिट आप खोल रहे हैं, वहाँ कम से कम 200-400 यूनिट खोली जा सकती है। मैं बताता हूँ, 50 ट्रक इमली, महुआ, चिरौंजी, ये सब बाहर जाता है। हम लोग को चकुलिया जाता है सर। सब जो ब्रोकर लोग अपना लेते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको साउथ भेजते हैं। इतना प्रोडक्शन है कि कम से कम 10-20 हज़ार महिलाओं को सिर्फ इमली में रोजगार मिलेगा। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। हाँ, जोड़िए। जैसे PM जनवन योजना है, उसमें एक ये भी एक उसमें प्रावधान है कि जो वनोपज है, जो आदिवासी लोग का जो वो लोग जनजातीय समूह जो उपजाते हैं, वनोत्पाद जिसको वनोत्पाद जो है, उस उत्पाद का सही दाम मिले, उसके लिए उनको हाट भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। और इसके लिए उनका प्रशिक्षण, कैसे उसको सही दाम मिले, उनका सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक स्तर उठे, इस दृष्टि से भी उस योजना में काम किया गया प्रावधान है, उसमें है वनोपज के बारे में। PM जनवन योजना तो जैसे रविनाथ जी ने भी कहा कि अगेन वो सैचुरेशन मोड का स्कीम है, किसी एक
एरिया पे फोकस नहीं है। उसमें कहा यह जा रहा है कि कोई भी जो पीवीटीजी समाज से आता है उसके जीवन, बेसिक जीवन को प्रभावित करने वाली जितनी चीजें हैं और उसको जरूरत है वो सब के सब मिलनी चाहिए। तो क्या है इसमें, वहाँ पे सड़क पहुँचनी चाहिए, वहाँ पे पीने का पानी पहुँचना चाहिए, वहाँ पे रसोई गैस पहुँचनी चाहिए, वहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा होनी चाहिए, वहाँ पे आयुष केंद्र खोले जा रहे हैं। इनफैक्ट वहाँ पे आयुष केंद्र खोले जा रहे हैं, मतलब अलग से केंद्र खोले अलग जा से रहे केंद्र खोले जा रहे हैं उन हैं। पीवीटीजी मतलब उसमें इलाकों में। पंचायत की कोई भूमिका नहीं, अलग से उसको केंद्र खोला जा रहा है। मेरे ख्याल से उन पीवीटीजी इलाकों में डेडिकेटेड आयुष केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे मोबाइल हेल्थ यूनिट चलाए जा रहे हैं उन पीवीटीजी इलाकों में। अच्छा, फिर जैसे हार्ट की जो व्यवस्था है, हार्ट की व्यवस्था वहाँ के जो वनोपज के लिए, इस प्रकार से कुल ऐसे 11 पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं उनके लिए, जो उनका जो घर है पक्का घर हो। इस प्रकार से 11 पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि जो पीवीटीजी समाज के लोग हैं उनका भी जो जीवन का स्तर है वो बाकी किसी भी समाज के तुल्य आ सके, ये उसका पूरा का पूरा प्रावधान है। ये जो पीवीटी है, मतलब वो जो जनजातियों में जो सबसे, बिल्कुल उसको पूरा क्या उसको पीवीटीजी हम लोग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो सबसे वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे आपने सही कहा था शुरू में, करीब 75 आइडेंटिफाइड है पूरे अक्रॉस द कंट्री। हमारे झारखंड में कुल 32 जनजातीय समूह है जिसमें से 8 को हम पीवीटीजी बोलते हैं। उसमें अपने ये बिरहोर वगैरह बिरहोर उसी में आते हैं, असुर उसमें आते हैं, पहाड़िया उसमें आते हैं। ये ऐसे 8 करीब जनजातियां हैं जो इसमें आती हैं। और आप बहुत स्पेसिफिकली देखेंगे भी, अगर जितने भी पैरामीटर्स हैं, एसडीआई पैरामीटर्स हैं, उनके हेल्थ के पैरामीटर्स, एजुकेशन के, ये सब में एक्चुअली बहुत पिछड़े होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ देखा होगा, जो भाजपा के बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने लिट्टीपाड़ा में और सुंदर पहाड़ी में कुछ बस्तियों में वो गए थे। वहाँ पे मलेरिया का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, ब्रेन मलेरिया स्पेसिफिकली। ये सारे वो इलाके हैं जहाँ पहाड़िया जनजाति के लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इन जनजातियों में आप देखेंगे बहुत चीज़ों की अवेयरनेस बहुत कम है, स्कीम्स का पेनिट्रेशन बहुत कम है, हेल्थ के बहुत इश्यूज है, एजुकेशन से बहुत अभी तक डिप्राइव्ड है। तो मेरे ख्याल से एक आखिरी समाज जो शायद सबसे ज़्यादा, मेरे ख्याल से दलित्स में मैं महादलित्स को बोलूँगा और पीवीटीजीज को, जो आखिरी समाज जिनको शायद हमें उस स्तर पर लेके आने पे हम खुद को एक डेवलप्ड सोसाइटी बोल पाए, ये वो आखिरी पायदान है। और उस पर ये फोकस है पूरा का पूरा स्कीम उस पर फोकस है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इसमें पीएम जनवन में है कि जो शिशु मृत्यु दर है और मातृत्व मृत्यु दर है, इन दोनों को का भी डेटा संकलन होगा। और इसके अलावा जो उनका सिकल सेल टेस्ट होता है, उस टेस्टिंग वगैरह भी होने से जनजातीय में जो बीमारियां हैं उनके अंदर जो इस प्रकार का जो एनीमिया वाला, रक्त हीमोग्लोबिन की कमी वाला जो चीज़ होता है, उसका भी एक डेटा आएगा। तो उस पर भी सरकार जो है उनको स्वास्थ्य अच्छा उस दृष्टि से मुहैया करा पाएगी। ये इस योजना में भी इसका भी जिक्र किया गया है, सिकल टेस्टिंग, सेल टेस्टिंग का। क्योंकि उन क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं, शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा, उसका डेटा सरकार के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाए। तो अब जब हम पहुँचेंगे तो वो डेटा हमारे पास होगा, तो डेटा के बाद फिर उसका योजना बनेगा कैसे क्या करना है। तो ये सब सारी तो चीज़ों पर सारा का सारा समेकित, हाँ, समेकित पूरा इसमें विचार किया गया है इस पूरी योजना। विनोद जी, ये जो सारा का सारा स्कीम आया, सारी व्यवस्थाएं जी, इसको कैसे आप देख रहे हैं चेंज हो करके? नहीं देखिए, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज से 5 साल पहले चले जाइए जी। तो हम लोग जिस इलाके से भी पार होते थे तो लगता था कि यहाँ गरीबी है, लेकिन अब लगता है विगत 5-7 सालों से कि कुछ संपन्नता लोगों में आ रही है। तो कहीं ना कहीं योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँच रहा है। जी, हमारा इसमें सिर्फ इतना ही कहना है सरकार से कि आप फ्री में ज़्यादा न दे के उनको छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि वो किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। हाँ, डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए जी। कि आज उनके आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको भी लगे कि नहीं, हमारे माता पिता ने कुछ हमारे लिए किया है जी, और हमको अब इसे आगे बढ़ाना है। सुदूर इलाकों में काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं, सरकार की भी ज़मीनें हैं, आदिवासी भाइयों की भी ज़मीनें, उस पर फ्रूट्स के प्लांट्स, पौधे लगने चाहिए। जी, उससे भी एक इन लोगों को आमदनी होगी।
इस पर भी एक काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक फल के पौधे बढ़िया लगाए जाएं। अच्छा, एक सवाल विनोद जी उत्पन्न होता है कि एक है बड़ा सा जगत, उद्योग जगत, जिसको हम एलिट क्लास कहते हैं, और दूसरे तरफ उसमें काम करने वाले वर्कर हैं, या आदिवासी समूह है, समाज है, या अन्य कोई समाज है। तो ये जो इस दोनों समाज को कैसे मिला करके इसका विकास किया जाए? देखिए, जो बड़े उद्योग समूह हैं उनसे भी हमें सहायता मिलती है या मिल सकती है। जी। वो थोड़ा सा घबराते हैं कि भाई हम जो सहायता करने जा रहे हैं जी। वो उस समाज तक डायरेक्ट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। वो उसमें मिडिलमैन पसंद नहीं करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आज यदि कामगार नहीं होंगे तो उद्योग चलेंगे कहाँ से। बिल्कुल। कामगार की भी आवश्यकता है, बड़े उद्योगों की भी आवश्यकता है, लेकिन बड़े उद्योगों से ज़्यादा छोटे उद्योग, एमएसएमई इंडस्ट्रीज जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। रेवेन्यू जनरेट करती है छोटे उद्योग, रेवेन्यू और रोजगार दोनों वो छोटे उद्योग ही जनरेट करते हैं। अच्छा, दूसरा मृत्युंजय जी, जब हम विकास की बात करते हैं, लोगों के कल्याण की बात करते हैं, तो एक स्कीम प्रधानमंत्री जी का अभी अभी हाल फिलहाल में भी वो शुरू हुआ है, विश्वकर्मा योजना। तो इसका भी बड़ा मतलब लाभ दिख रहा है और प्रभाव दिखता है। तो इस योजना में क्या है और यह किस प्रकार से काम कर रहा है? तो इसका भी जो इसके पीछे की थॉट है बहुत सुंदर है। इनफैक्ट मैं बोलूँगा जी। जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, करीब ऐसे 18 ब्रॉड ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए, कार्य आइडेंटिफाई किए गए हैं, जो बेसिकली कोई ना कोई एक ग्रुप, पूर्व में ये ज़्यादातर कोई एक जातियाँ करती थी, जैसे चमड़ा सिलने का काम हो गया, जैसे बढ़ई का काम हो गया, जैसे धोबी का काम हो गया, जैसे इस तरह के, जैसे नाव बनाने का काम हो गया। इस तरह के 18 कामों को आइडेंटिफाई किया गया है जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस बोलते हैं हम लोग। अब उन ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस में क्या होता आया है कि पहले के ज़माने में ठीक है, जो भी उनकी एफिशिएंसी होती थी, जिस प्रकार से भी ज़रूरत होती थी, वो अपने आसपास के क्षेत्रों में काम करके बेचते थे, अपनी आजीविका कमाते थे। बट मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, वो वही उतने ही मैनुअल लेवल पे अभी भी वो काम कर रहे और हैं। मुझे लगता है कि उसमें उदासीनता भी आई। उसमें उदासीनता, क्योंकि वो मार्केट से कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो ज़्यादातर फिर या तो ऑक्यूपेशंस वो छोड़ देते हैं, दूसरा उनके बच्चों में वो स्किल बहुत ज़्यादा पास नहीं हो पाया है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ये जो इतने सारे काम है, ये काम तो रहने ही वाले हैं किसी भी हाल में, कल को कोई ना कोई इसको करने ही वाला है। तो जब हम इसे करने वाले हैं तो और एफिशिएंसी से क्यों नहीं करें, इसे और तरीके से क्यों नहीं करें, जिससे जो हमारा वैल्यू एडिशन है वो ज़्यादा हो और उस परिवार की इनकम भी ज़्यादा हो। तो गवर्नमेंट ने इन सारे कामों को आइडेंटिफाई करके कहा कि हम आपको ट्रेन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करेंगे, उसके लिए स्टाइपेंड भी देंगे। आप आइए, हम आपको ट्रेन करते हैं, स्टाइपेंड देते हैं। स्टाइपेंड देने के बाद हम आपको 3 लाख रुपए का 5% के रेट पे लोन भी देंगे सेटअप करने के लिए। इसके आसपास कोई इंडस्ट्री या छोटा मोटा कोई कॉटेज इंडस्ट्री टाइप का आपको सेटअप करना हो तो। इसके आगे फिर गवर्नमेंट ने बढ़ के कहा कि हम आपको मार्केटिंग में भी हेल्प देंगे। सो जेम पोर्टल पे आपको प्रायोरिटी देंगे, और इतने जो भी ऐसे पोर्टल्स हैं या लोकल पोर्टल्स हैं उस पे आपको प्रायोरिटी देंगे। तो मेरे ख्याल से पूरा का पूरा वैल्यू चेन क्रिएशन है। आप एक नए व्यक्ति को जो ऑलरेडी कोई काम थोड़ा बहुत कर रहा है या शायद सीखने की कोशिश कर रहा है, उसको उठा रहे हैं, उसको स्टाइपेंड देके सिखा रहे हैं उस काम को बेहतर कैसे करना है। उस काम को करने के लिए आपने उसको स्टाइपेंड दिया सीखने के लिए, फिर आप उसको पैसे से मदद कर रहे हैं कि यार तुम नर्सरी सेटअप करो और इसको बेचने में भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। और इस प्रकार से करीब करीब जो आंकड़ा है, करीब 30 लाख फैमिलीज इफेक्ट होने वाली है इस पीएम विश्वकर्मा योजना से। 30 लाख फैमिलीज यानी करीब 1.5-2 करोड़ लोग इस पूरी स्कीम से इफेक्ट होने वाले हैं। और ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये बॉटम ऑफ द पिरामिड से ही आते हैं, ये कोई ऐसे बहुत संपन्न लोग नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ब्यूटीफुल स्कीम है, और जो हमारे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं उनको बचा के रखेगी, उनको और बेहतर करेगी, और समाज में छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे शायद बड़े इंडस्ट्री सेटअप करना पॉसिबल नहीं है, लोग बाहर काम करने नहीं जा सकते हैं, जैसा सर ने कहा, उन एरियाज में बहुत अच्छा एंटरप्राइजिंग नेचर खड़ा करेगी।
सर आपका क्या इस पर दृष्टिकोण है? नहीं, हमारा वही शुरू से मैं यही जी। बोल रहा हूँ, मैं इसके काफ़ी फेवर में हूँ जी कि हर एक गांव में, जैसे मैडम कितने जिले बताइए, मैंने आपका मेरा 90 गाँव 28 90 गांव, 28 90 गांव में कम से कम 40-50 इस तरह की छोटे छोटे उद्योग लग सकते हैं। जी। इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, उद्योग लगाना बहुत आसान है, अब वो चलाना बड़ा कठिन है। नहीं चल भी जाएगा, जी प्रोडक्शन भी आ जाएगा, फाइनेंस भी हो जाएगा। जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो है मार्केटिंग। जी। उसके लिए सरकार को एक कोई बड़ी योजना लानी पड़ेगी कि हमारे उस पर रूरल मृत्युंजय जी एक है ना पोर्टल वगैरह सरकार की। सो अभी अभी ये विश्वकर्मा योजना में सरकार ने इसे कहा है कि मार्केटिंग एक तो लोकल स्तर पे प्लस जेम पोर्टल के माध्यम से, जो एक सोर्सिंग का, सरकारी सोर्सिंग का अब एकमात्र पोर्टल बन गया है। सरकार ने अब कहा है कि किसी भी सोर्सिंग को हम जेम पोर्टल से ही करेंगे। नहीं, एक मैडम आपको या हो सकता है पता हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ने भी ये तय किया है कि जो ग्राम पंचायत है उसकी भी जो खरीद होगी वो जैम पोर्टल से होगी। ऐसी भी कोई योजना है? इस तरह तो अभी तक नहीं हो पा रही है। अच्छा, जो भी नहीं। हम लोग कर रहे हैं हाट बाजारे में कर रहे हैं, अभी तक तो उस तरह नहीं हो पाई है। अच्छा। जेम पोर्टल का जहाँ तक सवाल है, मैंने देखा है कि खूब छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो उसका लाभ अभी भी नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर कोई मैनुअल इंटरफेरेंस ऊपर से है। अच्छा। ऊपर से मतलब ठीक है, मैनुअल आप अपना कंपनी का नाम डाल दिए और डाल दिए, लेकिन कोई ना कोई है ऊपर में जो कि इसको थोड़ा कंट्रोल कर रहा है। तो ये बात सरकार के संज्ञान में जानी चाहिए। उसके चलते जेम पोर्टल का जो लाभ है वो छोटे उद्योग नहीं पा रहे। विनोद जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि कई चीज़ों में कई प्रकार की विसंगतियां होती है। हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, रवि जी इसको ज़्यादा, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने काम भी किया है, कि जैम पोर्टल जो है वो कई चीज़ों में मतलब सक्सेस रहा है। निश्चित रूप से विसंगतियाँ तो सब चीज़ में होती है जैसा कि आपने कहा, लेकिन जैम पोर्टल बहुत चीज़ों में सक्सेस भी रहा है। और जहाँ कुछ भी इसमें हिंड्रेंस आ रहा है किसी को, किसी उद्योगपति को या उद्यमी को, तो हमको लगता है कि उसमें उसको जाना चाहिए, उस पर पता करना चाहिए कि क्या उसमें हिंड्रेंस है और उस दिशा में काम करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कभी इसके पहले एक प्रश्न किया था कॉर्पोरेट उद्योग जगत का आर्थिक विकास में योगदान, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उसमें चूँकि मैं उस सेक्टर से हूँ तो मैं उसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर में है कि आपका जो प्रॉफिट है सालाना, उसका 2% जो है आपको CSR फंड के रूप में देना पड़ता है। मैंने देना, खर्च करना आपको उन्हीं वर्गों में, समाज के उसी असंगठित सराउंडिंग जैसे में। हेल्थ सेक्टर में खर्च करना है, या पेयजल में खर्च करना है, या पोषण में खर्च करना है, या फिर जागरूकता में खर्च करना है, अवेयरनेस में खर्च करना है। तो ये सब चीज़ का भी उपयोग यदि हम सरकार की योजनाओं को सरलीकरण बनाने में भी करें तो उसका एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। उसका लाभ मिल रहा है? उसका लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। हर साल होता है 2% जो है, और वो उसका सरकार उसका समीक्षा भी करती है कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कंपनी कहाँ खर्च कर रही है, पर्यावरण पे खर्च कर रही है या जनजातीय क्षेत्रों में खर्च कर रही है, पेयजल पे खर्च हो रहा है। उस केंद्र से उसका एक ये आता है, निर्देश आता है कि इस बार का जो जैसे कोविड था तो हेल्थ पे उस समय सभी अभी भी हेल्थ पे ही चल रहा है। हम लोग हेल्थ मोबाइल बैन लगा करके सब जगह जा करके, तो इस प्रकार का वो इंडस्ट्री में, लेकिन इसको बढ़ाना चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में टॉप 2% है तो उसको 1% और बढ़ा दिया जाए, 3% कर दिया जाए, 4% कर दिया जाए, जिससे कि जो निचला तबका है, जो जहाँ विकास का रोशनी पहुँचना चाहिए वहाँ और पहुँचे। तो यही जहाँ तक जैम पोर्टल का, हमको लगता है जैम पोर्टल सफल है, लेकिन अभी उसको नीचे तक आने में पूरी तरह से ये होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। प्रयास है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। एक अच्छा मंच है। आप इसको ज़्यादा मृत्युंजय जी नज़दीक से देख रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा प्रयास है और काफ़ी अच्छा प्रयास है। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं कि ये विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी उत्पाद होगा उसको भी वहाँ पर उसको कर पाएगा। हाँ, क्योंकि मार्केट अवेलेबल कराना सबसे ज़रूरी है। जैसे सर ने कहा कि प्रोडक्ट तो ठीक है वो बन जाएगा, आप जब सिखा देंगे
और उस माध्यम से प्रोडक्ट बनने लगेगा, वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है जो या सर्विस है जो दिया जा सकता है, लेकिन दिया किसको जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब तक आप मार्केट खोलेंगे नहीं तब तक, और मार्केट की जब तक पता नहीं हो, सो फॉर एग्जांपल जैसा सर ने कहा कि इमली हम यहाँ पे फैक्ट्री लगा के उसको प्रोसेस करके बना सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन वहीं पे वो कंज्यूम नहीं होने वाला है, उसको तो कहीं भेजना पड़ेगा कंज्यूम होने के लिए। अब वहाँ के जो व्यक्ति हैं वो खुद ट्रैवल करके जाएंगे नहीं, लेट्स से साउथ इंडिया या गुजरात, और वहाँ के सेठों से बात करके उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि आपने कोई एक पोर्टल, कोई एक इंटरमीडियरी बना दिया जिसने आपको कहा कि सिंपल है कि मेरे पोर्टल पे आप डाल दीजिए और सामने वाला खरीदार खुद देखेगा, आप रेट बता दीजिए, वो खरीद लेगा। अच्छा मृत्युंजय जी, ये भी है कि सरकार की जितनी भी खरीदारी है वो जैम पोर्टल से करनी है, ऐसा भी कुछ मैनेज? बिल्कुल, सरकार ने इसे मैंडेट कर दिया है। मैंडेट करने का कारण एक बहुत बड़ा ये है कि जो खरीदारी होती है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन के चांसेस होते हैं। करप्शन के चांसेस कैसे होते हैं कि ठीक है, बहुत बड़ी जो खरीदारियां हुई तो पब्लिक मिडिल मैन इसमें काफ़ी, जितनी भी मुझे लगता है कि मिडिल मैन शब्दों का उपयोग हम ज़्यादा करें। मिडिल मैन जो रहते हैं, ब्रोकर्स जो रहते हैं, और खासकर जो छोटी खरीदारियां होती है, 1 लाख 2-5 लाख की खरीदारियां जो डिस्ट्रिक्ट्स में होती है, कोई देखने तक नहीं जाता है उसमें किसने क्या रेट दिया, क्या एक्चुअल रेट होना चाहिए। आप जब उसकी तह में जाएंगे तो इतने, इनफैक्ट अभी बीच में बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें आपने देखा होगा केजरीवाल के घर में कुछ 50 लाख के पर्दे लगे हुए हैं, कोई भी कहीं पर भी लगे हुए हैं। तो उस चीज का एक बहुत स्टैंडर्डाइजेशन होना जरूरी है और उसका एक रिकॉर्ड रहना जरूरी है। अब जेम पर क्या है, कोई भी जाकर एक्सेस कर सकता है कि अच्छा ये स्पेसिफिकेशन का ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ये रेट्स पे अवेलेबल है, मुझे जो सबसे सस्ता मिलेगा मैं वो खरीदूंगा। गुणवत्ता भी उसमें रहता है, गुणवत्ता भी रहता है, उसमें रिव्यूज रहते हैं, सब रहते हैं, तो ये मैं खरीदूंगा। इनफैक्ट जेम पोर्टल पे डालने के पहले ही बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे वो सर्टिफाइड है कि वो बायर जेन्युइन है, वो फेक नहीं है। तो अब वहां से क्या है कि जितना करप्शन था खरीदारी में, मेरे ख्याल से हर लेवल पे, एक ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, हर लेवल पे वो करप्शन का मेरे ख्याल से बहुत कम हो गया है। यानी उसमें बहुत कमी आ गई, बहुत कमी है। अच्छा मृत्युंजय जी, एक सवाल और इसमें है कि जैसे कोई कंपनी है, स्मॉल इंडस्ट्री है, वो तो जैम पोर्टल पर जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, लेकिन जो अभी विश्वकर्मा स्कीम के द्वारा जो छोटे मोटे कोई व्यक्तिगत भी तो कुछ उत्पादन करता है, जैसे कोई व्यक्तिगत कुछ उत्पादन कर रहा है, सीख लिया, जूता व्यक्तिगत रूप से बना रहा है या कुछ ऐसा सामान व्यक्तिगत बना रहा है, तो क्या इसको भी जैम पर जाया जा सकता है या डाला जा सकता है? तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों चीज़ों में मेरे ख्याल से। जो जेम पोर्टल है वो ज़्यादा जो B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, एज एन वैसी खरीदारियों के लिए है जो गवर्नमेंट बिजनेसेस से खरीद रही है, सो एज टू से। जब आप इंडिविजुअल इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो इसके लिए आजकल एक बहुत मैसिव जो अभी चला हुआ है एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा, ONDC बोल के। ये क्या है? हाँ, ONDC? सो ONDC क्या है, जैसे आप फ्लिपकार्ट जानते हैं, जैसे आप अमेजोन जानते हैं, हाँ। तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे क्या है कि कोई भी जाके अपना कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है, कोई भी दूसरे साइट से खरीद सकता है। फ्लिपकार्ट क्या बोलेगा, उसमें मैं 10% चार्ज लूंगा और उसको जो शिपिंग का चार्ज है वो मैं आपसे लूंगा। हाँ, एक वो मंडी है, मंडी है, Online। अमेजोन वैसा ही मंडी है। गवर्नमेंट ने कहा कि ONDC एक ओपन प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं, तो इसमें तो उनकी चलती है। मान लीजिए अमेजोन बोलेगा मुझे 20% कमीशन चाहिए तो उनको देना पड़ेगा सेलर को। अमेजोन बोलेगा मुझे 100 रुपया डिलीवरी का भी चाहिए तो उसको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा हम ONDC एक ओपन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, पूरे देश में से कोई भी आके उस पर रजिस्टर कर सकता है और सेल कर सकता है। और जब गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव लेती है तो आप समझिए उसका क्लाउड बहुत ज्यादा होता है। तो उसके कारण क्या है, अब ये जो बड़े प्लेयर्स है, फ्लिपकार्ट भी ONDC पे है। अच्छा, तो जितने प्लेयर्स हैं सारे अब ONDC पे है। अब ONDC पे क्या है, जो भी उसका नॉमिनल बहुत फीस होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है तो नॉमिनल फीस होगा, वो तो ठीक है, वो जाएगा सेलर्स को। लेकिन यहाँ पे एक बहुत डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है ये, इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है, कोई किसी को बोल नहीं सकता है, किसी एक व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, मैनिपुलेशंस नहीं हो सकते, और बहुत लोअर चार्जेस से मेरे ख्याल से लोग लिस्ट कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा इन प्रोग्रेस है, शुरू हो गया है, बट किसी भी बड़ी चीज के अडॉप्शन में टाइम लगता है। बट मेरे ख्याल से ONDC जब अपना संपूर्ण रूप ले लेगा तो जितने भी आप विश्वकर्मा योजना वाले लोग बोल रहे हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा इससे। ये हमारे जो विश्वकर्मा योजना से जो ट्रेंड होकर के लोग आएंगे, उनका इस पर रजिस्ट्रेशन आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है और इसका लाभ हमारे मतलब जनजातीय समाज में भी काफी निश्चित रूप से लिया जा सकता है। सभी लोग, कोई भी इंडिविजुअल इसका ले सकता है, जनजातीय समाज को भी इसका लाभ होगा। विश्वकर्मा योजना जो कारीगर हैं, जो प्रोडक्ट बनाएंगे
किसान भी है जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी बेच सकते हैं उससे रजिस्टर्ड करके। अच्छा, उसमें उस जो आपने बताया है ONDC। ONDC, तो उसमें किसान भी अपना प्रोडक्ट डाल सकता है? मेरे ख्याल से शायद क्रॉप्स के लिए वो शायद सूटेबल ना हो, अभी मेरे ख्याल से होंगे नहीं उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जब से ऐसे इवॉल्व करती है तो मेरे ख्याल से वो यूज़र के द्वारा ही उसका नया रूप मिलता है। सो फॉर एग्जांपल जैसे आप अमेजोन देखेंगे तो पहले कोई सोचता नहीं था कि अमेजोन पे आपको वो गोबर की टिकिया मिलेगी। हाँ, गोईठा जिसको बोलते गोईठा हैं लोग। बोलते हैं जिसको, तो कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है तो शुरू हो गई। तो ये ओपन प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो यूजर ड्रिवन होते हैं। तो कल को अगर कोई उसका एक प्रोसेस्ड रूप, जैसे आटा ही हम लोग पहले कभी नहीं सोचते थे कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी और आटा पैकेट होके बिकेगी। तो मेरे ख्याल से अभी तो शायद इसका इंटेंट ये नहीं है कि इस पे फसलें बिकेंगी, धान बिकेंगे या ऐसे कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, आगे का पता नहीं। अच्छा, इसके लिए भी कोई है, अन्न पानी बेचने के लिए भी तो कोई होगा ही। सो इसके लिए तो आपको पता ही है, जैसे कि जो गवर्नमेंट इनाम करके कोई इनाम है, राइट। सो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ई प्रोक्योरमेंट करेंगे और अलग अलग स्टेट्स ने इसका अलग अलग अपना, जैसे बिहार ने मंडी स्क्रैप कर दिया था पहले ही और वहाँ पे अपना सिस्टम है जो तो अलग, अभी ये बहुत एफिशिएंट नहीं हुई है। अभी इसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स उतरे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो धान और गेहूं में तो नहीं, लेकिन थोड़े से जो वैल्यू एडेड क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो उसकी सोर्सिंग कर रहे हैं और दूसरी साइड में बिजनेसेस को बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और समय शायद लगे जो बेसिक क्रॉप्स है उसमें जो है, बट अदरवाइज कैश क्रॉप्स में तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आ गए हैं। इंडस्ट्रीज खुद ब खुद जाके फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर ले रही है बहुत सारे केसेस में, तो उसमें थोड़ी सी एफिशिएंसी आ रही है। FPOs भी गवर्नमेंट बना करके FPOs भी बना रही है। चलिए, ये सब तो तमाम हैं ही। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ और बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, वो ये है कि ये सब सारी की सारी चीज़ें जो चल ही रही है, लेकिन हमारा जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे नीचे वाला तबका है, वो इस चीज़ में कितना अवेयर है और कितना अपने चीज़ों को प्राप्त कर रहा है, ग्रहण कर रहा है? मैं समझता हूँ कि 40-50% से ज़्यादा जी। नीचे का तबका अभी भी अवेयर नहीं है। चूँकि मैं, जैसा आपको शायद नहीं बताया, मैं भी एकल ग्रामोत्थान से जुड़ा हुआ हूँ और आपका जो करंजो बेल्ट है जी, चकरधरपुर के आगे जो नीचे इलाका है, और मैं शायद इनके इलाका में भी गया हूँ, मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी रूरल इलाका में घूमा हूँ करंजो एरिया में। वहाँ पर अभी भी मैं समझता हूँ कि 40-50% से ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है और उनको अवेयर करने की आवश्यकता है। 40-50% में भी 30% लोग ऐसे होंगे जो कि उसका लाभ ले पा रहे हैं। हमारी एकल की भी एक वो चलती है, तो वही एकल ऑन व्हील। एकल ऑन व्हील आपने शायद देखा है कि नहीं कभी, मोबाइल वैन है कि हमारी 2 चलती है उधर, जिसमें कि बच्चों को हम कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। हाँ, वही उसी विषय पर मैं आना चाह रहा था कि ये जो लघु उद्योग करके जो लघु उद्योग भारती है, हाँ, लघु उद्योग भारती है या स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन है, तो ऐसा इनके पास में कुछ ऐसी स्कीम है जो ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके जो ट्रैवल इलाका है उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हो? बिल्कुल, इन सब हाँ बिल्कुल, हम लोग चला रहे हैं जी। लघु उद्योग भारती अभी हमने एक चेंबर में भी प्रोग्राम किया था। उसमें हमारे संगठन संयोजक आए थे दिल्ली से जी। तो हमने उसमें यही, महिलाएं थी ज़्यादा उस पर, तो उनको हमने यही कहा कि आप छोटे छोटे उद्योग जो हैं वो लगाइए, सुदूर इलाकों में जाइए और वहाँ भी आप लगाइए। मतलब इस प्रकार के अवेयरनेस का प्रोग्राम बिल्कुल, हमारे चलाते लघु उद्योग हैं। भारती भी चला रही है। अच्छा मैडम, आप जब ये अवेयरनेस प्रोग्राम है या इस प्रकार का है, तो आपके क्षेत्र में कितना लोग प्रभावित हो रहा है? मेरे नज़र से एक सोशियो इकोनॉमिक्स एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी से काम करती हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादातर अंधविश्वास हैं। तो डाहिन प्रथा पे महिला संगठन जागरूक वो चलाते हैं और एक श्रमजीवी महिला समिति है, वो अपने गांव में जाकर के अपना जो ग्राम सभा का जो शक्तियाँ हैं
इन पर वो जागरूक कराते हैं। अच्छा, ग्राम सभा की शक्तियों से शक्तियों अवेयर को। कराती है। हाँ, हाँ, श्रमजीवी वो भी संगठन, बहुत अच्छी बात है श्रमजीवी संगठन है। जी और एक पार्वती रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी मेरी संगठन है। जी। मेरी संगठन ने हमारे वहाँ के जितने लोग हैं उनको मैं 4 भाग में बांटी हूँ। जैसे हमारे बुजुर्ग बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं उनको एक ग्रुप में रखती हूँ। जो 18 से 59 के अंदर में जो लेबर ग्रुप हैं उनको मैं एक संगठन बनाई हूँ। बच्चों का एक संगठन है और फुटबॉल टीम का एक संगठन है, ताकि मैं अलग अलग ग्रुप में बैठने से अलग अलग चीज़ को रख पाती हूँ, मतलब उसको मतलब जगाने में सक्षम होती हूँ। अरे एक मान लीजिए अभी हमारे बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, उनके बीच में हमको क्या रखना है वो तो मुझे पता है। हमारे यंग ग्रुप के पक्ष क्या रखना है, हमारे किसान के साथ क्या रखना है, इसलिए मैं 4 को ग्रुप बनाई हूँ डुमरिया में। तो ये काम हम करते हैं। उनके बाद बिरसा युवा सेवा समिति एक NGO है, वो बहुत काफ़ी जैसे भेड़ बकरी बैल ये सब का जो बीमारियां सब होते हैं ये सब का लोग काम करते हैं। अच्छा, ये सब बीमारियां, ये भी बड़ा इंडस्ट्री है, ये भी बड़ा उद्योग है, ये काफी बड़ा उद्योग है। उसमें एक सरकारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बाबलू सुंडी बोल के, अभी गुमला में पोस्टिंग है। वो काफ़ी रुचि लेते हैं और हमारे क्षेत्र में यंग लड़का लोग को डॉक्टर बना दिए हैं। किसी का कुत्ता बीमारी हो रहा, किसी का बकरी बीमारी हो रहा, दवाई कहाँ है, वो निःशुल्क अपना ऑफिस खोल दिए हैं। बहुत अच्छा। तो ये 5 NGO को मैं बढ़िया से जान रही हूँ और ये 5 NGO के बीच में मैं बहुत अच्छा से काम करती हूँ उन लोगों के साथ मिल के। और ये सब जो बहुत लाभ पहुँच रहा है सर, ये सब बहुत लाभ पहुँच रहा है। एक्चुअली मेरे यहाँ क्या होता है ना, भाषा को प्रॉब्लम होती है जी। संताली क्षेत्र है और मैं 5 भाषा बोल लेती हूँ, इसलिए मुझे इसलिए मुझे काम करने में अच्छा लगता है, सुविधा होती है मेरी। वहाँ संथाल सबसे ज़्यादा हैं, हो है माने वो आदिवासी नहीं आते हो। उनके बाद मुंडा, मैं मुंडा हूँ, मुंडा जाति 3 हो गया, एक महतो है और एक ब्राह्मण लोग है। तो मैं 5 भाषा जानती हूँ, इसलिए काम करने में मुझे बहुत सहूलियत होता है। और NGO वाला लोग इसलिए मुझे बुलाते हैं प्रोग्राम में कि मैडम जी यहाँ संथाली से बोल दीजिए या हो से बोल दीजिए, इसलिए मैं भी ये सारी भाषाओं में आप पारंगत है एकदम। और मैं एकदम पूरा जानती हूँ। तो इसका लाभ लोगों को मिलता है। एक्चुअली वो संथाल हैं, तो संथाली में मान ली हिंदी नहीं समझ पा रही है तो मैं वो संथाली से समझा देती हूँ आराम से, तो समझ जाती है बढ़िया से। तो उसमें संगठन में भी अच्छा लगता है हमको कि वो समझ पा रही थी, जानेगी क्या होने वाला है। हमारा भेड़ बकरी अगर बीमारी है, मैं संथाली से बोल दूंगी कि निःशुल्क में शिक्षा यहाँ बाबलू सुंडी, डॉक्टर बाबलू सुंडी दे रहे हैं। वो तो अभी गुमला में पोस्टिंग है सर, लेकिन ऑफिस खोल कर रख दिए हैं और वहाँ लड़के लोग का ट्रेनिंग करके छोड़ दिए हैं। और कंप्यूटर का भी फ्री में 29 तो कंप्यूटर रखे हैं, बच्चे को फ्री में कंप्यूटर सिखाते हैं। बहुत अच्छा। डुमरिया में लगे हुए हैं सर हम लोग जी, बहुत बढ़िया। हम लोग अब मतलब अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। चंद शब्दों में विनोद जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सरकार बहुत एग्रेसिव है हमारी, और सरकार का लाभ हम जन जन तक पहुंचावें, ये हमारा दायित्व बनता है। और हम जब तक जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक लोग उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और हमारे जो सुदूर के भाई बहन हैं वो लाभ नहीं वो ले पाए। उनको आगे आना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। मृत्युंजय जी, चंद शब्दों में हमारे दर्शक को आप क्या देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मतलब भारत अपने सबसे, शायद मेरे जीवन काल में छोटा है लेकिन हम सभी के जीवन काल में शायद अब अपने सबसे स्वर्णिम युग में पहुंच चुका है, एंटर कर चुका है। हर कुछ बहुत पॉजिटिव दिखता है, चाहे वो गवर्नमेंट का इंटेंट हो, लोगों में जो आस्था हो, लोगों का पॉजिटिविटी हो, विश्व स्तर पर जो अपनी साख हो, ऊर्जा हो, यूथ में जो ऊर्जा हो। तो मेरे ख्याल से बहुत सही रास्ते पे हैं हम लोग। स्कीम्स की थोड़ी बहुत एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी डिस्कस करना भी ज़रूरी है उसको बेहतर करने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो रास्ता अगर हम चुनते हैं वो रास्ता बहुत सही चुना गया है। बहुत सारी चुने हैं। और हमारे जो देश के लोग हैं, हमारा जो सबसे अंतिम तबका है, जो जिसे अंत्योदय नाम दिया है प्रधानमंत्री जी ने, वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं। और कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका हम लाभ ले रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। छोटे छोटे स्तर पर भी लोग लाभ उठा रहे हैं। ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया है और ऐसे विषयों पर चर्चा करने के लिए आप जैसे महानुभाव उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।